अरे जो चुनरी अनुपमा को चढ़ानी थी वो यहाँ से फट गई है, अब क्या करे? नई लेने जाएंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना राधा। अब हो गई गलती, मेरा भी ध्यान नहीं था, कंगन में फंस गई चुनरी। रुचिता एक काम करो, तुम ये अपना लाल दुपट्टा दे दो, ससुराल की चुनरी होती है, वैसे भी ये काम कर जाएगा। सॉरी माँ जी, लेकिन ये मैं नहीं दे सकती। इस दुपट्टे में गोटे पट्टी का वर्क किया हुआ है, बहुत ही महंगा है ये दुपट्टा मेरा। अरे रुचिता बहू, मैं तुझे दूसरा दुपट्टा लेकर दूंगी ना। अभी अनुपमा को चुनरी डालनी है ना ससुराल के नाम की। आपकी पसंद को जानती हूँ मैं, आप इतनी कंजूसी करती है, कोई महंगी चीज लेती नहीं। मैं नहीं देने वाली आपको अपना दुपट्टा। रुचिता, सबके सामने ये सब बोलने की क्या जरूरत है, वो भी माँ के लिए। अनुपमा के मायके वालों के सामने रुचिता ने राधा को दुपट्टा देने से मना किया और साथ ही साथ उसकी बेइज्जती भी कर दी, जिससे राधा काफी शर्मिंदा सा महसूस कर रही थी। लेकिन अपने ससुराल वालों को यूं देखकर अनुपमा मुस्कुराती है और एक चुनरी उठाकर उस पर एक बड़ा सा ब्रॉच लगा देती है, जिससे चुनरी का फटा हुआ हिस्सा छुप जाता है। माँ जी देखिए, अब ये चुनरी और भी सुंदर लग रही है ना। अनुपमा, तूने तो बेटा हमारी मुश्किल को ही हल कर दिया। इसकी यही तो खासियत है बहन जी, हर मुश्किल में हंसती है और उसका हल भी ढूंढ लेती है। बहन जी, हमने अपनी बेटी का नाम अनुपमा रखा है, जिसका अर्थ होता है जिसकी कोई तुलना ही नहीं वो अपने आप में सुंदर हो। हाँ, आजकल ये नाम थोड़ा पुराना सा लगता है, लेकिन आप देखिएगा ये अपने नाम की तरह अतुलनीय है। मैं तो इंतजार कर रही हूँ कब ये हमारी बहू बनकर हमारे घर आएगी। जिसे देखो अनुपमा अनुपमा किए जा रहा है। कभी कभी तो मुझे लगता है मेरा ससुराल किसी सीरियल से कम नहीं है। अनुपमा के घर रोका करने के बाद सब लोग अपने घर वापस आ जाते हैं, लेकिन राधा को रुचिता के पराये घर में अपने ससुराल की बेइज्जती करने वाली बात अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए वो बड़े प्यार से रुचिता को समझाती है। रुचिता, आज तुमने जो बर्ताव किया वो बिल्कुल सही नहीं था। तुम्हारा ससुराल कैसा भी हो, अच्छा बुरा या कंजूस, लेकिन एक स्त्री का धर्म है कि वो अपने ससुराल की लाज को बनाए रखे। माँ जी, अब इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। और मैंने सच्ची तो कहा है, अब कितना रोक 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 करती है मुझे खाना बनाने पे, कुछ चीजें लेने पर, हर बात पे कहती रहती है मुट्ठी बंद करके चलो। तो मैंने क्या ही गलत कहा? अरे वो मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि तुम्हारा हाथ इन चीजों में बहुत ही ज्यादा खुला हुआ है। रसोई और घर को मुट्ठी बंद करके ही चलाया जा सकता है। माँ जी, अब सीधा सीधा कहिए ना कि आपको खर्चे करने से डर लगता है। मैं अपने मायके में किसी भी चीज के लिए एक बार भी नहीं सोचती थी। ये तो मुझे सुमेश से प्यार हो गया, नहीं तो। हाँ तो अब तुम यहाँ आ गई हो ना, अब ससुराल के प्रति भी तुम्हारे कुछ फर्ज है, उसे निभाओ। तो निभा तो रही हूँ, रोज खाना बनाती हूँ, सारे काम करती हूँ, अब और क्या अपनी जान दे दूं? रुचिता और सुमेश के बीच गर्मा गर्मी को बढ़ते देख राधा दोनों को शांत करवाती है और खुद आगे कुछ नहीं कहती। आखिर घर में कलेश किसको ही चाहिए, लेकिन राधा को उम्मीद थी कि अनुपमा के आने के बाद इस घर के हालात जरूर बदलेंगे और उसे देखकर रुचिता का भी बर्ताव बदल जाएगा। तुम चिंता मत करो, अनुपमा के आने के बाद इस घर में बहुत फर्क पड़ जाएगा। मैं भी तो वही चाहती हूँ। अब क्या सोचा है, शादी में क्या क्या चीजें लेनी है? हाँ, मैं सोच रही हूँ शादी में ज्यादा कुछ नहीं लेते। मेरे पास काफी भारी भारी साड़ियां पड़ी हैं, रुचिता के पास भी है। 6 महीने पहले उसे सुमित की शादी में बनारस से कपड़े लिए थे, वही पहन लेंगे हम। माँ जी, आप ले या ना ले, लेकिन मैं वो पुराने कपड़े नहीं पहनने वाली, बिल्कुल भी नहीं। अरे लेकिन वो कपड़े तो तुमने बस 2-3 घंटे पहने थे रुचिता बहू। हाँ, लेकिन कैसा लगेगा कि वही पुराने कपड़े मैं सोशल मीडिया पर डालूंगी? नहीं, आप ये भूल ही जाइए। ठीक है बहू, तुम ले लेना कपड़े, हमारे पास तो बहुत पड़े हैं, तो हम वही पहन लेंगे। आप मुझे कह रहे हैं कपड़ों के लिए? आप देखना आपकी अनुपमा कितना खर्चा करती है कपड़ों पर, लहंगे सूट्स पर, पता नहीं क्या क्या लेगी। अब बात तो रुचिता भी सही कर रही है, इसे क्यों रोक रही हो राधा? देखना नई बहू कितना खर्चा करके आती है अपने कपड़ों पर। अरे जीजी, आप कब आई? बस जब तुम लोग कपड़ों को लेकर लड़ाई कर रहे थे। अरे जीजी, लड़ाई कैसी? अब हम तो बस यही कह रहे थे कि सबके पास बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। बुआ जी, इनका तो हर बार का यही रोना होता है, ये मत लो, वो मत लो, यहाँ खर्चा मत करो, वहां मत करो। बात खर्चे की नहीं है, कपड़ों पर खर्चा करने से अच्छा है कि कोई गहना ले लो जो आगे चलकर काम भी आ जाए। अब तो वो सब पुरानी बातें हो गई है। देखना मंडप में तुम्हारी नई बहू कितने लाखों का लहंगा पहनती है। राधा को भी लगा कि शायद उसकी सोच पुरानी हो गई है, इसलिए उसने आगे रुचिता से कुछ भी नहीं कहा। और मंडप में अनुपमा ने सच में काफी भारी लहंगा पहना था जो बहुत ही महंगा दिख रहा था। रुचिता को तो उसी वक्त मौका मिल गया था अपने ससुराल वालों को नीचे दिखाने का। आइए देवरानी जी, आपका आपके ससुराल में खूब खूब स्वागत है। एक बात तो है, नई दुल्हन
तुमने इतना सुंदर लहंगा पहना है कि सबकी नजरें तुमसे हट ही नहीं रही थी। थैंक यू बुआ जी। अब सुंदर है तो महंगा तो होगा ही। आजकल ऐसे सुंदर लहंगे सस्ते नहीं मिलते। माँ जी मैं बता रही हूँ आपको, कम से कम 1 लाख का तो होगा ही। नहीं भाभी, ये लहंगा मैंने पुरानी साड़ी में से तैयार किया है, इसमें बस कुछ 1000 रुपए लगे हैं। अब मजाक मत करो अनुपमा, यहाँ कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। मैं सच कह रही हूँ भाभी, ये देखिए फोटो मेरी फोन में, मैंने इसी साड़ी में से ये लहंगा बनवाया है। यही नहीं, मेरी मम्मी की कुछ पुरानी साड़ियां पड़ी थी, उसी में से मैंने अपने लिए कुछ सूट्स भी बना लिए। वाह, तुम तो बड़ी कंजूस निकली छोटी बहू। बुआ जी, ये जो पैसे इन सब में मैंने बचाए, उसी से मैंने सोने का हार ले लिया। ये देखिए। सोने का हार? वाह, बहुत सुंदर है। अनुपमा, तुमने तो आते ही आज मेरा मन जीत लिया। सच में आजकल की लड़कियों को ये सब पुरानी बातें लगती है, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि अगर सही तरीका अपनाया जाए तो कपड़े भी सुंदर बन सकते हैं और बचत भी हो सकती है। ये माँ जी मुझे ताना मार रही है, मैं जानती हूँ। अब नई बहू आ गई है तो मुझे नीचे दिखा रही है, लेकिन मैं भी साबित करके रहूंगी कि हर बार जुगाड़ काम नहीं आता। मैं भी देखती हूँ आपकी ये अनुपमा कब तक इस घर में टिक पाती है। वो कहते हैं ना, अब दूसरों की कामयाबी को अपनी हार समझने लगते हैं। बस रुचिता के साथ भी वही हो रहा था। उसने खुद ने तो कभी बचत के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन अनुपमा की समझदारी भी उसे खटक रही थी। उसने मन में ठान लिया था कि वो कैसे भी करके अनुपमा को हरा कर ही दम लेगी। आज अनुपमा की पहली रसोई है। मैंने आज तक देखा है कि वो कैसे हर बात को समझदारी से हैंडल कर लेती है, लेकिन असली परीक्षा तो उसकी रसोई में होगी। तुम चिंता मत करो, जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका खाना भी होगा। तुम देखना, आज इस रसोई में वो होगा जो कभी नहीं हुआ है। हाँ, जैसे मैं तो इनको भूखा ही रखती हूँ, वो होगा जो कभी नहीं हुआ। आसमान से उतरी है क्या ये अनुपमा? अनुपमा तुम आ गई, बड़ी सुंदर लग रही हो बहू। प्रणाम माँ जी। आज पहले ही दिन तुम लेट उठी हो अनुपमा, क्या बात है? नहीं, अनुपमा तो कब की उठ गई थी रुचिता बहू। उसने मंदिर में आरती की, उसके बाद तुलसी की पूजा की, हमें चाय बनाकर पिलाई। हाँ ठीक है। अनुपमा, आज तुम्हारी पहली रसोई है। बहू, आज तुम सबसे पहले मीठे में कुछ बनाना और मंदिर में रख देना। उसके बाद आज तुम्हें सब कुछ बनाना होगा, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी। मुझसे तो सब कुछ नहीं बनवाया था। तुम्हें बनाने को कहते तो तुम बस मुंह बनाती और कुछ नहीं। क्या कहा? कुछ नहीं। आज मैं भी अनुपमा को एक टास्क दे रहा हूँ। हाँ भैया, कहिए ना, मुझे क्या करना होगा? मुझे मालपुए बड़े पसंद है, लेकिन आज तक वो सही से कभी बन नहीं पाए, इसलिए आज तुम्हें मेरे लिए वो बनाने हैं। बस इतनी सी बात, मालपुए बन जाएंगे। देख लो, सोमेश को ऐसी वैसी चीज पसंद नहीं आती अनुपमा। पता नहीं तुम्हें कैसे पसंद कर लिया मैंने। क्या? अरे कुछ नहीं आता हूं मैं। रुचिता को अनुपमा की हर बात पर अब चिढ़ मच रही थी, इसलिए आज उसने कोशिश की कि वो उसकी पहली रसोई का मजा ही किरकिरा कर दे। इसलिए उसे रसोई की आधी से ज्यादा चीजें छुपा दी, जिससे अनुपमा की रसोई बन ही ना पाए। अरे इसमें तो घी ही नहीं है, लेकिन मालपुए घी के बिना अच्छे नहीं लगेंगे। और मैंने सोचा था मटर पनीर बना देती हूँ, लेकिन पनीर भी नहीं है। अब क्या करूं? अब कैसे बनाओगे देवरानी जी मालपुए और पनीर की सब्जी? अब मैं भी देखती हूँ क्या जुगाड़ लगाती हैं आप। मैं तो चली, अब आप सोचती रहिए क्या करना है। रुचिता ने अनुपमा के लिए मुश्किल तो खड़ी कर दी थी, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अनुपमा उससे भी बाहर निकल आएगी। अनुपमा ने जो जो कहा था सब कुछ बनाकर तैयार कर दिया और उसे अच्छे से टेबल पर सजा भी दिया। रुचिता मन ही मन खुश थी कि आज अनुपमा की पहली रसोई बिल्कुल अच्छी नहीं बनी होगी। ना तो रसोई में घी था, ना ही पनीर। अब देखती हूँ कैसे हमारी अनुपमा जी सबको खुश कर पाती हैं। अनुपमा, खाने के लिए सबको बुला लो बेटा। जी माँ जी, अभी बुला कर लाती हूँ। अरे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, खाने की खुशबू नहीं हमें अपनी तरफ बुला लिया है। हाँ भाई, पेट में ऐसे चूहे कूद रहे हैं कि पूछो मत। लेकिन मैंने तो आज सुबह से कुछ नहीं खाया, क्योंकि मुझे पनीर खाना था। और मैं तो सीधा मीठा खाऊंगा। आज अनुपमा ने मालपुए जो बनाया मेरे लिए। सब लोगों का मूड खराब होने वाला है, क्योंकि आपकी प्यारी अनुपमा ने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया। लेकिन ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मैं सबको खाना परोस देती हूँ। एक मिनट, तुम्हें कुछ कहना नहीं है अनुपमा? मुझे नहीं तो भाभी, आपको कुछ कहना है क्या? नहीं, तुमने सारा खाना बना दिया?
लगता है दिमाग के साथ साथ तुम्हारी आंखें भी कमजोर हो गई है। रुचिता, ये खाना नहीं दिख रहा है तुम्हें? नहीं, मेरा मतलब है पनीर की सब्जी बनाई तुमने? हाँ, ये देखिए भाभी, पनीर की सब्जी। रुचिता, तुम्हें क्या हो गया है? जो कहना है साफ साफ बोलो ना। नहीं, मेरे कहने का मतलब था, जब मैं रसोई में गई थी तो घी और पनीर दोनों नहीं थे, फिर तुमने ये खाना बनाया कैसे? कहीं तुमने बाहर से तो ऑर्डर नहीं कर दिया और हमारी आंखों में धूल झोंक रही हो? नहीं भाभी, आप सही कह रही हैं, रसोई में घी और पनीर दोनों नहीं थे, लेकिन मैंने फ्रिज में देखा तो वहां मलाई पड़ी थी, जिससे मैंने घी बना लिया और थोड़ी सी दूध से मैंने पनीर बना लिया। वाह अनुपमा बहू, इसे कहते हैं एक सच्ची गृहिणी, जो मुश्किल समय में अपनी समझदारी से ससुराल को संभाल ले। बढ़िया, ये परफेक्ट गृहिणी वाली। हाँ। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, रसोई में तो घी और पनीर दोनों थे, फिर कहाँ चले गए? अब मुझे क्या पता माँ जी, आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही है? रसोई तो अनुपमा संभाल रही थी। वो सब छोड़ो, क्या मालपुए बने सच में। भैया, खाना बहुत ही स्वाद बना है, ऐसा लग रहा है कि स्वयं अन्नपूर्णा ने बनाया हो। अनुपमा की तारीफ होते देख रुचिता और जल भुन जाती है। वो तो बस मौका ढूंढ रही थी अनुपमा को मात देने का, और इसी बीच घोषणा होती है गैस सिलेंडर की कमी होने की। यही नहीं, देश में लड़ाई के हालात के चलते राशन भी काफी महंगा हो गया था, जिससे हर कोई परेशान दिख रहा था। सिलेंडर के लिए तो लाइन लगी हुई है सड़कों पर, लेकिन फिर भी काला बाजारी चल रही है, किसी को नहीं मिल रहा है। हमें घर में राशन और सिलेंडर को बहुत संभाल कर चलाना होगा। माँ जी, हम चूल्हा बना लेते ना मिट्टी का, उसपे गैस की बचत भी हो जाएगी। चूल्हा मिट्टी और गोबर से बना हुआ? नहीं 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 नहीं, मैं हाथ नहीं लगाने वाली उसे। अरे मुझे तो सालों हो गए चूल्हा उपयोग किए। अनुपमा, मैं कहाँ अब ये सब कर पाऊंगी। अरे मैं कर लूंगी ना माँ जी, चूल्हे पर गैस की बचत भी हो जाएगी और खाना स्वादिष्ट भी बनता है। तुम्हारे पिताजी ने सही कहा था, तुम्हारा नाम ही नहीं तुम्हारा किरदार भी अतुलनीय है बहू। जब देखो अनुपमा अनुपमा अनुपमा। अब बस बहुत हो गया, अब मैं ऐसा दाव खेलूंगी जिससे अनुपमा से सबका विश्वास ही उठ जाएगा। रुचिता जलन में पागल सी हो गई थी। उसने रसोई में जाकर तेल का डब्बा ही गायब कर दिया और एक कटोरी तेल ही रसोई में छोड़ दिया। यही नहीं, उसने गांव से कुछ रिश्तेदारों को खाने पर भी बुला लिया, वो भी अपने ससुराल वालों को बिना बताए। ये एक कटोरी तेल, एक बूंद तेल बराबर होगा अनुपमा के लिए। अब देखती हूँ वो कैसे 5 मेहमानों के लिए चूल्हे पर और इस एक बूंद तेल से पूरे ससुराल का खाना बनाती है। शाम को जब सब लोग चूल्हे की चाय पी रहे थे, तब कुछ गांव वाले मेहमान राधा के घर आ जाते हैं। उन्हें देखते ही राधा चौंक जाती है, लेकिन बात करने से पता चलता है कि रुचिता ने ही उन्हें खाने पर बुलाया था। रुचिता, तो तुम्हें बताना तो चाहिए था कि ये सब आ रहे हैं। अरे वो ना मेरे दिमाग से निकल गया। दिमाग से निकल गया? इतनी बड़ी बात तुम्हारे दिमाग से निकली नहीं है, तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना? क्यों, आपको अपनी अनुपमा पर भरोसा नहीं है? घर में सिलेंडर नहीं है, राशन इतना महंगा है और तुम ये सब करने पर तुली हो। मैं आपको दिखाना चाहती थी कि अनुपमा भी मेरी तरह ही है, वो कोई परफेक्ट बहू नहीं है। घर में मेहमान आए हुए थे और तेल का नामो निशान नहीं था। अब एक कटोरी तेल इतने लोगों में सच में एक बूंद बराबर था। अनुपमा ने काफी देर सोचा और दाल भिगोने रख दी। उसके साथ ही उसने इडली बना दी, जिसको बस स्टीम करना था। ना कोई तेल ना कोई मसाले। उसके साथ ही उसने चूल्हे पर ही आलू का चोखा बना दिया, जिसमें भी उसने बस कुछ ही बूंद तेल का उपयोग किया। यही नहीं, साथ साथ उसने चटनी पीस ली और रायता भी बना दिया। अनुपमा, दाल, इडली, आलू का चोखा, रायता, चटनी तो ठीक है, लेकिन रोटियों के लिए और मीठे के लिए तेल की जरूरत तो पड़ेगी। माँ जी, रोटियां मैं गरम गरम चूल्हे पर बनाती जाऊंगी, जिससे तेल बिल्कुल ही 2-4 बूंद ही लगेगा। और रही बात मीठी की, तो मैं रोटियों को मसल कर उसमें चीनी डाल देती हूँ और थोड़ा सा तेल, इससे रोटियों की मीठी चूरी बन जाएगी। अनुपमा, आज तुमने साबित कर दिया कि अगर गृहिणी चाहे तो एक बूंद तेल में भी पूरे ससुराल को खाना खिला सकती है। शाबाश बहू। अनुपमा ने तो करके दिखा दिया कि वो सच में परफेक्ट बहू है। और रुचिता को ये समझ में आ गया कि किसी से जलन करने से पहले उसके गुणों से कुछ सीख लेना चाहिए। हो सकता है कि हम उनसे कुछ सीख ले। ननद और भाभी का रिश्ता बड़ा ही अनोखा होता है। ये जितना प्यारा होता है उतना ही नाजुक भी होता है। यही रिश्ता अगर मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी इसके आगे टिक नहीं सकती है। वहीं कमजोर पड़ जाए तो बस एक छोटी सी चिंगारी भी इस रिश्ते को जलाकर राख करने के लिए काफी होती है। कपूर परिवार की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। घर की लाडली बेटी सिमी की शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू है। हरलीन सारी चीजें बार बार देखकर तसल्ली कर रही है कि कहीं कोई कमी न रह जाए।
मायरा बेटा, वो शगुन के लिफाफे तैयार कर लिए ना? हाँ हाँ मम्मी जी, तैयार कर लिए हैं। आप बस थोड़ी देर रिलैक्स कर लीजिए, रात भर सोई नहीं है आप। कैसे सो सकती हूँ बेटा, बेटी को विदा करना इतना आसान नहीं होता है। तुम हो तो कितनी बेफिक्र हूं मैं, वरना अकेले तो मैनेज ही नहीं कर पाती। कितनी अच्छी तरह सब संभाल लिया है तुमने। संभालूंगी क्यों नहीं मम्मी जी, मेरी इकलौती प्यारी सी ननद की शादी जो है, उसके सारे अरमान पूरे करूंगी मैं। तुम दोनों ननद भाभी का प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहे, किसी की नजर न लगे तुम दोनों के रिश्ते को। वैसे सिमी है कहाँ, सुबह से दिखाई नहीं दी। सिमी पार्लर गई है मम्मी जी, कल से सारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे, मैंने ही उसे अपनी फ्रेंड के पार्लर भेजा है। मायरा और उसकी ननद सिमी दोनों लगभग हम उम्र ही थी। दोनों का रिश्ता ननद भाभी से ज्यादा सहेलियों सा था। एक तरफ सिमी को मायके और खासकर मायरा से बिछड़ने का दुख था, तो वहीं दूसरी ओर नई शुरुआत होने की खुशी भी। पार्लर से आने के बाद सिमी मायरा के कमरे में आती है। भाभी, आपकी फ्रेंड ने तो मुझे बड़ी ही स्पेशल ट्रीटमेंट दी है, खूब अच्छे से किया है सब काम। हाँ, तो मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि भाई मेरी लाडली ननद आ रही है, बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए सब। अच्छा लगा ना तुम्हें? हाँ भाभी, एकदम बेस्ट। अच्छा भाभी, आज हमें टेलर के पास जाना है ना? तुम्हें कहीं नहीं जाना है मैडम, मैं जा रही हूँ। आज से लेकर शादी तक तुम्हारा बाहर जाना एकदम बंद। जो भी काम है वो मैं देख लूंगी। तुम अब बस रिलैक्स करो, चेहरा ग्लोइंग दिखना चाहिए तुम्हारा। सिमी अपने कमरे में चली जाती है। मायरा अपना फोन देखती है तो उसकी मम्मी के 11 मिस्ड कॉल्स स्क्रीन पर चमकते हैं और वो तुरंत उन्हें फोन करती है। फोन करते ही सामने से बमबारी शुरू हो जाती है। कितनी बार तुझे फोन लगाया बेटा, अब जाकर फुर्सत मिली है अपनी माँ से बात करने की, लगी होगी काम में। इकलौती ननद की शादी है, भाभी भी मैं इकलौती हूँ, तो काम तो करूंगी ही ना मम्मी, कैसी बात करती हैं आप? मैंने कितनी बार समझाया था मायरा कि दामाद जी को शादी में ज्यादा पैसे लुटाने मत देना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। सारी जिम्मेदारी तुम दोनों ने अपने सिर ओढ़ रखी है। तेरे ससुर जी इतना पैसा छोड़कर गए हैं, उसका क्या चार्ज डालना है तुम लोगों को? मम्मी, सिमी का कन्यादान हम दोनों कर रहे हैं, तो फिर जिम्मेदारी भी हमारी ही हुई ना। और फिर हम कोई कर्जा उठाकर तो शादी नहीं कर रहे हैं। आपके दामाद इतना अच्छा कमाते हैं, सब अच्छे से मैनेज हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। कन्यादान कर रहे हो? लो, मतलब आगे की सारी जिम्मेदारी भी तुम्हारी हुई। उसकी ससुराल भी उसी शहर में है, देख लेना अब आए दिन कोई ना कोई डिमांड लेकर आ जाएगी, उठाते रहना फिर उसके नाज नखरे। आगे का आगे देखेंगे मम्मी, अभी तो मैं बाजार जा रही हूँ, सिमी का कुछ सामान लाना है। बेटा, ये नाराज होने की बात नहीं है, समझने की बात है। इकलौती ननद की शादी है, मैं पैसा खर्च करने से रोक नहीं रही हूँ तुझे, खुले हाथों से पैसा ना खर्च करने की सलाह दे रही हूँ। मायरा अपनी मम्मी की बात को दिमाग से निकाल देती है और शादी की तैयारियों में जुट जाती है। वो पूरे दिल से सारी तैयारियां करती है और मेहमानों का भी खूब ध्यान रखती है। शादी के सारे फंक्शन निपटते हैं और विदाई का समय आ जाता है। भाभी, आपको और भैया का जितना भी शुक्रिया करूं कम ही है। आप दोनों ने मेरे माँ बाप बनकर मेरी विदाई की है, मेरे सारे अरमान पूरे किए हैं आप दोनों ने। मैं ये कर्ज कैसे उतारूंगी? ऐसा मत कहो सिमी, तुमने तो मेरे जीवन में एक बहन की कमी पूरी की है, बल्कि बहन से भी बढ़कर हो तुम मेरे लिए। हम दोनों तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं और रहेंगे। थैंक यू भाभी। मम्मी, अपना ख्याल रखिएगा। वैसे भाभी की होते हुए मुझे आपकी और भैया की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। सबकी आंखों में आंसू छोड़कर सिमी ससुराल चली जाती है और पूरा घर सूना हो जाता है। इसी तरह 1.5 साल बीत जाता है। मायरा और रंजीत सिमी के हर पहले फंक्शन खूब अच्छे से करते हैं। सिमी प्रेग्नेंट हो जाती है और डिलीवरी के लिए मायके आने वाली होती है। ये बात मायरा अपनी सहेली रीना को बताती है। तू बड़ी भोली है मायरा, तू भाभी है सिमी की, माँ नहीं। बस हर बार आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठा लेती है। उसके पहले साल के हर पहले त्योहार और फंक्शन में खूब पैसा लुटा दिया है तुम दोनों ने, अब ये डिलीवरी का नया खर्च। अरे तो क्या हो गया भाई, सिमी मेरी छोटी बहन जैसी है और फिर भगवान की कृपा से हमें क्या कमी है। मैं इन छोटी छोटी बातों के लिए क्यों सोचूं? तेरी मम्मी बिल्कुल सही कह रही थी मायरा, जब तक तुझे ठोकर नहीं लगेगी ना तेरी आंखें बंद रहेगी। तेरी ननद भी भाई से जरूर पैसे ऐंठती होगी, ये नंदों की आदत ही रहती है। मैं मेरी एक्सपीरियंस से तुझे बता रही हूँ, समझना है तो समझ जाना। तो मम्मी ने तुझे मुझे समझाने के लिए कहा है? मम्मी भी ना, उनसे तो मैं बाद में बात करूंगी। पहले तो मेरी एक बात अच्छे से समझ ले, मेरी ननद बाकी नंदों की तरह नहीं है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। चल बाय, बाद में बात करते हैं। मायरा गुस्से से फोन बंद कर देती है और अपने आप से कहती है, मम्मी भी ना, मैंने उनकी बात नहीं मानी इसलिए अब रीना से मुझे फोन करवा रही है, हद है। अगले दिन, मायरा
कल सिम्मी आ रही है, अब ये भी काम तुम्हें ही देखना है बेटा। मेरी तबीयत की वजह से मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती हूँ। तुम पर यूं ही पूरी जिम्मेदारी छोड़ देना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है बेटा। मम्मी जी, आप इतना क्यों सोचती हैं? हमने सिम्मी का कन्यादान किया है, हमारी जिम्मेदारी है सिम्मी। क्यों जी? और नहीं तो क्या मम्मी, जब मुझे या मायरा को कोई परेशानी नहीं है तो फिर आप बिना वजह क्यों टेंशन ले रही हैं? हम दोनों है ना। हरलीन दोनों को प्यार से देखती है और मन ही मन खूब सारे आशीर्वाद देती है। अगले दिन सुबह सिम्मी अपने पति अजीत के साथ आती है। मायरा और रंजीत अजीत की खूब अच्छे से खातिरदारी करते हैं। वो क्या है ना मम्मी की तबीयत भी आजकल कुछ ठीक नहीं रहती है, इसलिए इसे आपके पास छोड़कर जाना पड़ रहा है। अरे ये तो सिम्मी का अपना घर है और फिर पहली डिलीवरी तो मायके में ही होती है, आप फिक्र ना करें। अजीत निश्चिंत होकर चला जाता है। मायरा सिम्मी का खूब अच्छे से ध्यान रखती है। एक दिन सिम्मी को देखने के बहाने मायरा की मम्मी और चाची आती है और कमरे में ले जाकर समझाती है। बेटा, हम देख रहे हैं कि तेरी सास तो सारे काम तेरे मत्थे मड़कर बीमारी का बहाना मारकर बैठ गई है और तू नौकरानियों की तरह ननद की चाकरी करने में लगी है। अरे ये नंदे कभी कभी भाभी की सगी नहीं होती है, मेरी बात समझ ले तू। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, हर किसी का अनुभव एक साथ नहीं होता है। बेटा, आज तुझे मेरी बात जहर लग रही है, कल को इसे ही याद करके पछतावे के आंसू रोना पड़ेगा। मेरी बात ना सुन, तेरी चाची से तो मानेगी, बता छोटी से। बेटा, ये नंदों के लिए करना और उन्हें लेना देना एक लिमिट में ही ठीक रहता है। यही नंदे काम निकल जाने पर सबसे पहले ठेंगा दिखाती है भाभी को। तुम्हारी बुआओं का देखा नहीं क्या तुमने? आज डिलीवरी का खर्च, उसके बाद बच्चे का खर्च, उसके पहले त्योहार, बाद में भी लेन देन छूटेगा नहीं। सब करो बेटा, लेकिन हाथ रोक कर। ननद के ससुराल वालों को अपने खुले हाथ दिखा दिए तो बाद में पछताना पड़ेगा। ये इंसान का स्वभाव होता है कि जब एक ही बात उसके सामने बार बार दोहराई जाए तो वो उसे ही सही मान लेता है। मायरा के मन पर अपनी माँ, चाची और सहेलियों की बातों का पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा असर तो हो ही चुका था। एक दिन वो सिम्मी को अजीत से बातें करते हुए सुन लेती है। कोई बात नहीं ना, आप इतनी फिक्र मत कीजिए, कारोबार में तो उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। मैं भैया से बात करके देखती हूँ, वो जरूर हमारी हेल्प करेंगे। अजीत जी का फोन था ना? क्या हुआ, तुम टेंशन में दिख रही हो? हाँ भाभी, टेंशन की ही बात है। वो अभी बाजार के हाल तो आप जानती हैं, कितनी मंदी चल रही है। अजीत का भी बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा, व्यापारियों के पैसे चुकाने की दिक्कत हो रही है। ओह, ये तो ठीक नहीं हो रहा है। तुम्हारे यहाँ कोई नहीं है क्या हेल्प करने के लिए? नहीं ना भाभी, रिश्तेदारों का तो आप जानती हैं, बस अच्छे दिनों के लिए ही होते हैं। बस सगे रिश्तेदारों के नाम पर ले देकर एक ननद है, लेकिन पता नहीं वो भी हेल्प करेगी कि नहीं। भैया ही कुछ कर सकते हैं अब। लगता है मम्मी और रीना बिल्कुल ठीक कह रही थी, अब इसका शुरू हो गया पैसे ऐंठना। देखते हैं रंजी क्या कहते हैं। कहाँ खो गई भाभी? कहीं नहीं, रात को तुम अपने भैया से बात करके देखना। हाँ भाभी, मुझे पता है भैया मना नहीं करेंगे। फिर बस कुछ दिनों की ही बात है, एक बार फिर से सब ठीक हो गया तो भैया की ये पैसे भी लौटा देंगे। सिम्मी रंजीत को सारी बात बताती है और वो तुरंत कहता है, सिम्मी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अजीत से पूछ लो उसे कितने पैसों की जरूरत है, मैं कल ही पहली फुर्सत में उसे ट्रांसफर कर दूंगा। और अब इस कंडीशन में ज्यादा टेंशन मत लेना, बिजनेस में तो ये सब चलता ही रहता है। आज उतार है तो कल चढ़ाव होगा, फिर मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। रंजीत की बातों से सिम्मी तो बेफिक्र हो जाती है, लेकिन मायरा के मन में वो चिंगारी सुलग ही जाती है जो धीरे धीरे इस प्यारे से रिश्ते को जलाकर राख कर देने वाली थी। प्रेगनेंसी की वजह से सिम्मी को दिन भर कुछ न कुछ खाने की इच्छा होती रहती थी और वो कभी मायरा को तो कभी अपनी मम्मी को कहती रहती थी। एक दिन, मायरा बेटा, सिम्मी की डिलीवरी पास आ रही है, हमें उसके लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मैं सिम्मी के पास रुकती हूँ, तुम मार्केट से ड्राई फ्रूट्स और बाकी जरूरी चीजें लेकर आ जाओगी बेटा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुफ्त की नौकरानी जो हूं मैं। घर में हर समय किचन में रहो और ऊपर से बाजार से ये लाओ वो लाओ। सही कह रही थी मम्मी, अब डिलीवरी के सारे काम मेरे ही सिर पर पड़ने वाले हैं। मायरा सारा सामान लेकर आ जाती है और कमरे में आकर रीना से अपने मन की भड़ास निकालती है। तुम और मम्मी सही कह रही थी रीना, मुझे ना अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए था। अब देखो सारी जिम्मेदारी मुझ पर थोप रखी है। अभी से परेशान हो गई? अरे अभी तो शुरुआत है मेरी जान, अभी कुछ दिनों में तुम्हारे काम और खर्चे दोनों बढ़ने वाले हैं। बेटी दामाद ने तो खाता खोल ही दिया है, अब बच्चे की बारी है। हाँ रे, लेकिन क्या करूं? फोन रखकर मायरा बेमन से नीचे आती है और देखती है कि रंजीत कुछ पैसे सिम्मी को दे रहा था। अब चुपचाप रख ले, अपने भाई से ले रही है, किसी पराये से नहीं। मेरा हक है देने का। कल अजीत आएगा तो उसे दे देना और उसे समझा देना कि शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, ये तेरे हक के पैसे हैं। क्यों माँ?
और भाई के होते तू किसी और से मदद मांगती अच्छी लगेगी क्या? भगवान का शुक्र मान कि आज के जमाने में भी तुझे ऐसे भाई भाभी मिले हैं। अजीत से कहना जब भी जरूरत हो सीधे हमसे कहे। मायरा के मन में बात खटक जाती है और वो रात को धीरे से रंजीत से पूछती है, आपने कुछ दिनों पहले ही तो अजीत भाई साहब को पैसे दिए थे, फिर आज इतने पैसे, क्या बात है? बाजार की हालत सच में बहुत खराब है मायरा। ये ऑनलाइन के चक्कर में तो अच्छे अच्छे कारोबार बैठ गए हैं। अजीत एक होशियार लड़का है, इसमें से कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगा। तब तक हमें उसकी मदद करनी होगी। वो तो ठीक है, लेकिन ये ना हो कि उन्हें ही आदत पड़ जाए। आप थोड़ा सोच समझ कर ही करें। रंजीत समझ जाता है कि मायरा के मन में क्या चल रहा है। वो बिना कुछ कहे करवट बदलकर सो जाता है, लेकिन मायरा की पूरी रात करवट बदलते गुजरती है। अगले दिन वो सिम्मी और हरलीन से उखड़ी उखड़ी सी रहने लगती है। अब जब भी सिम्मी कोई डिमांड करती, मायरा उससे सफाई से टाल देती थी। इसी तरह समय बीतता है और सिम्मी एक प्यारी सी बेटी की मां बन जाती है। रंजीत हॉस्पिटल के खर्च से लेकर बाद के सभी खर्चों का पूरा जिम्मा खुशी खुशी उठाता है और अपनी भांजी का जोरों शोरों से स्वागत करता है। भांजी का नामकरण संस्कार भी वो अपने घर पर ही करता है। मेहमानों से पूरा घर भर जाता है, जिसमें मायरा की मम्मी, चाची और रीना भी आती है। देखा तूने कितना हाथ खोलकर खर्च कर रहे हैं दामाद जी। बच्ची की दादी और पापा तो हाथ बांध कर बैठ गए हैं। निछावर के पैसे तक नहीं निकले हैं जेब से। नामकरण संस्कार में तो ननद रानी ने कैश के साथ साथ सोने की अंगूठी भी हड़प ली और भांजी के ठाठ तो पूछो ही मत। पूरे प्रोग्राम में आराम से 1,00,000-1,50,000 का चूना लगाया तुम्हारी ननद ने। अरे छोड़ो, इसे कुछ भी कहना मतलब उल्टे घड़े पर पानी है। कुछ दिन मायके में रहकर सिम्मी अपने घर लौट जाती है। धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं और मायरा भी एक बेटी की मां बन जाती है। रंजीत अब भी किसी न किसी बहाने से सिम्मी की मदद करता था। सिम्मी जब भी मायके आती, रंजीत उसे गिफ्ट के साथ साथ पैसे भी देता रहता था और भांजी बिम्मी पर तो वो जान छिड़कता था। एक दिन इसी बात को लेकर मायरा और रंजीत की बहस हो जाती है। रंजीत, अब तो धीरे धीरे अजीत भाई साहब का कारोबार सेट हो रहा है, तुम अभी सिमी को पैसे क्यों देते रहते हो? वो जब भी देखो तब मुंह उठाकर चली आती है मांगने। दोनों मियाँ बीवी को शर्म नहीं आती है क्या? जुबान पर कंट्रोल रखकर बात करो मायरा। मेरी छोटी बहन है वो, उसका हक है इस घर पर और मेरे पैसों पर। और एक बात सुन लो, सिम्मी मुझसे पैसे मांगती नहीं है, मैं उसे खुद देता हूँ। आगे से कभी इस टॉपिक पर बात मत करना मुझसे। मायरा सारी बात अपनी मम्मी और रीना से कहती है। दोनों ही उसे बेवकूफ कहते हुए कहते हैं, अब पछतावा हो रहा है ना तुझे? कितना समझाया था कि ननद ननद होती है, बहन कभी नहीं बन सकती। लेकिन नहीं, मेरी ननद ऐसी नहीं है, यही कहकर मुझे चुप करवाती थी ना तू। बेटा, अनुभव भी कोई चीज होती है, हम तुझे ऐसे ही नहीं समझा रहे थे। अपने हक के लिए लड़ना सीख मायरा। अभी तक मेरी हर बात सही हुई है ना, आगे भी होगी, तो लिख कर रख ले। अब तेरा ये घर भी छिनने वाला है तुझसे, इससे पहले कि घर को अपने कब्जे में कर ले। कल को तेरे ननद नंदोई यहीं आकर बस जाएंगे और तुम्हें घर के बाहर का रास्ता दिखा देंगे। इन सब बातों से मायरा बहुत परेशान रहने लगती है और सिम्मी जब भी घर आती है उसका खड़े खड़े अपमान कर देती थी। सिम्मी भी मायरा के इस बदले हुए व्यवहार से हैरान रह जाती थी। एक दिन सिम्मी कियान के लिए अपने बजट के हिसाब से कुछ खिलौने लेकर आती है। भाभी, ये लो, कुछ खिलौने लाई हूँ मेरे प्याले क्यू के लिए। ये सारे खिलौने किसी ठेले पर से उठा कर लाई हो क्या तुम? इन्हें प्लीज वापस लेकर जाना। तुम्हारी बेटी तो इनसे खुशी खुशी खेल लेगी, लेकिन मैं अपने बेटे को ऐसी चवन्नी छाप चीजों से दूरी रखना चाहती हूँ। ये तुम कैसी बात कर रही हो मायरा? आखिर तुम किस बात से इससे नाराज हो? इन्हीं सब बातों से नाराज हूं मैं इससे। आज का ही देखो, अब अपने भाई से हमेशा भिखारियों की तरह पैसे मांगती रहती है और भतीजे के लिए क्या लेकर आई है? ये सड़े से 2 कौड़ी के खिलौने। इसे कह ले ये उठाए और ले जाए। दोनों हैरानी से मायरा को देखती रह जाती है और वो कियान को उठाकर कमरे में चली जाती है। इस घटना के बाद काफी दिनों तक सिम्मी मायके नहीं आती है, लेकिन वो और हरलीन कभी इस बात की शिकायत रंजीत से नहीं करती। रंजीत खुद ही उसके घर जाता है। तुम काफी दिनों से घर नहीं आई हो, क्या बात है? मम्मी तुम दोनों की बहुत याद करती है। अच्छा, ये कुछ पैसे रख लो, विम्मी के लिए कुछ ले लेना। विम्मी के काम इतने बढ़ गए हैं भैया कि कहीं निकलना ही नहीं होता है। जल्दी ही चक्कर लगाऊंगी घर के। और ये पैसे आप रख लीजिए, अभी तो मुझे जरूरत नहीं है, मैं आपसे बाद में ले लूंगी। अब तो इनका बिजनेस भी सेट हो गया है। मैं तुझे कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो अपनी भांजी को दे रहा हूँ। हक है इसका। सिम्मी के लाख मना करने पर भी रंजीत पैसे देकर ही आता है। रीना एक दिन मायरा से मिलने आती है और दोनों बातें करती है। देख मायरा, तेरे सालिशान घर पर बस तेरे बेटे का हक रहना चाहिए। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें ननद प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा कर बैठ गई हैं। मेरे अंकल वकील हैं, तू चाहे तो हम उनसे मिल सकते हैं। तू कैसे भी इस प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने हाथ में ले ले।
सबके भड़काने पर अब मायरा इस हद तक पहुंच गई थी कि वो रंजीत से छिपाकर घर के पेपर्स रीना के वकील अंकल के पास लेकर चली जाती है। पेपर्स देखकर, बेटा, ये पूरी प्रॉपर्टी तो तुम्हारे ससुर जी की है और कानून के अनुसार इस पर तुम्हारी ननद का भी बराबर का अधिकार है। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती हो। फिलहाल तो सब तुम्हारी सास के हक में है, वो चाहे जो फैसला कर सकती हैं। दोनों वहां से लौट आते हैं। संयोग से वकील रंजीत की भी जान पहचान के होते हैं और वो उसे सारी बात बताते हैं। रंजीत सारी बात घर आकर हरलीन को बताता है और उसकी रजामंदी से हरलीन एक फैसला करती है। तीनों हॉल में बैठे होते हैं। बेटा, अगर रिश्ते प्रॉपर्टी पर ही टिके हैं तो मैं प्रॉपर्टी के 2 बराबर हिस्से करती हूँ, एक रंजीत का और एक सिम्मी का। तुम ये मेरे साइन की पेपर्स वकील को दिखा दो और फिर सिम्मी को भेज देना। सिमी को आधी प्रॉपर्टी मिलने से मायरा को गुस्से के साथ साथ बुरा भी लगता है। वो इस बात पर रंजीत और हरलीन से खूब लड़ती है। अगले ही दिन पेपर्स मिलते ही सिमी तुरंत मायके आती है और रोते हुए कहती है, ये क्या है मम्मी, ये आपने क्यों किया है? मैंने हिस्सा मांगा था कि आपसे। भाभी, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है मेरे बारे में। मैं प्रॉपर्टी में नहीं, आपके प्यार में हिस्सा चाहती थी। हम नंदे बुरी नहीं होती हैं भाभी, हम हमेशा अपने मायके की खुशहाली और तरक्की की ही कामना करती हैं। सिमी, मेरी बात तो, हम बेटियां तो मायके से बस प्यार और सम्मान चाहती हैं, अपने व्यस्त जीवन से कुछ पल चैन और सुकून के साथ चाहती है, जो मायके आकर ही हमें नसीब होते हैं। आपका बदला हुआ व्यवहार मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ऐसी बात नहीं थी भाभी, लेकिन इसकी वजह प्रॉपर्टी है। ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए ऐसी प्रॉपर्टी। मायरा सबके सामने पेपर्स फाड़ कर फेंक देती है और रोने लगती है। मायरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत सिम्मी को गले लगाकर कहती है, मेरी गलती माफी के लायक तो नहीं है सिम्मी, लेकिन फिर भी पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दे मेरी बहन। अब मैं तुझसे वादा करती हूँ कि छूना तो दूर, अब कोई चिंगारी हमारे रिश्ते के पास तक नहीं फटक पाएगी। दोनों गले लगकर खूब रोते हैं और सारे गिले शिकवे, गलतफहमियां दूर हो जाती है।